हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिकनेस, चैप्टर 18, थर्ड यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे हम सिग्नल एंड सिम्टम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है? देखो, इंडस्ट्रियल सिकनेस बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सिकनेस। ये किसी भी देश की इकोनॉमी पे और उसकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है। इंडस्ट्रियल सिकनेस किसी भी तरह की यूनिट हो, चाहे वो लार्ज स्केल की यूनिट हो, मीडियम स्केल की यूनिट हो या स्मॉल स्केल की यूनिट हो, सबको बुरी तरह से प्रभावित करती है। इंडस्ट्री जब सिक हो जाती है, यानी जब कोई उद्योग बीमार हो जाता है, तो करोड्स ऑफ रुपीस का नुकसान होता है उद्योग को डायरेक्टली। यानी जब भी कोई इंडस्ट्री बीमार हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, करोड्स ऑफ रुपीस का उस इंडस्ट्री को नुकसान होगा डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली वो किसी देश की इकोनॉमी को एडवर्स इफेक्ट करेगा। जब कोई इंडस्ट्री बीमार हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सिक हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हो रही थी वो अब अवेलेबल नहीं होंगी, एंड द प्राइस ऑफ दोज थिंग्स सोअरिंग अप। और जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। जब इंडस्ट्री सिक हो जाती है, उसका एडवर्स इफेक्ट इन्वेस्टर्स पे भी पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अर्निंग बंद हो जाती है। इसके अलावा जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को उनका फ्यूचर रिटर्न मिलना बंद हो जाता है। इवन क्रेडिटर्स को उनके डेट्स भी समय पे नहीं मिलते। बिजनेस बिल्कुल वीक हो जाता है। The government, financial institutions and management should take preventive action to save the business world from industrial sickness. जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मैनेजमेंट है, इनको चाहिए कि किसी भी देश के बिजनेस को बीमार होने से बचाने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेने शुरू कर देने चाहिए। आज के हम चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस में क्या आएगा कि इंडस्ट्रियल सिकनेस को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इंडस्ट्री क्या है और सिकनेस क्या है। इंडस्ट्री का मतलब है वो एंटिटी जो किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो इंडस्ट्री क्या हुई? वो उद्योग, वो एंटिटी जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में इन्वॉल्व है, वो तो हुई इंडस्ट्री। तो सिकनेस क्या है? सिकनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग इल और अनहेल्दी। सिकनेस क्या है? बीमारी क्या है? बीमार, अस्वस्थ होना, बीमार होना है। ए पर्सन इज ट्रीटेड एज सिक इफ एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। कोई भी व्यक्ति, यदि उसका कोई बॉडी पार्ट नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वो बीमार है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सिकनेस हुआ जब किसी इंडस्ट्री का कोई फंक्शनल एरिया, यानी इंडस्ट्री के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किसी भी बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट या मोर देन वन डिपार्टमेंट नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री सिक है। एक इंडस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जब इसमें से कोई भी इसका फंक्शनल एरिया नॉर्मल वर्क नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो इंडस्ट्री सिक है। बेस्ड on the above, it can be said that industrial unit considered sick if it is performing poorly. कोई भी इंडस्ट्री तब सिक है या तब बीमार कही जाएगी जब उसकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। नॉट एबल टू रीपे डेट्स एंड ड्यूज सेटिस्फैक्ट्री, वो अपने लोन और ड्यूज का सही समय पे भुगतान करने में असक्षम रहेगी, तो वो सिक है। फेल्स टू जनरेट इंटरनल सरप्लस, इंटरनल सरप्लस उसमें जनरेट नहीं हो रहा, यानी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। कंटिन्यूसली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फंड्स फॉर इट्स सर्वाइवल, खुद की सर्वाइवल के लिए वो एक्सटर्नल फंड पे
डिपेंड करती है, यानी उसको आंतरिक रूप से कोई सरप्लस नहीं मिल रहा, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहे, लेकिन खुद को बचाए रखने के लिए उसको बार बार बाहरी फंड्स की जरूरत रहती है, तो हम कहेंगे कि वो इंडस्ट्री सिक है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस की डेफिनेशंस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन बाय सिक्का, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। जो एक्ट ये एनेक्टेड हुआ था 1985 में, इसको अमेंडमेंट किया गया 1992 में। ये जो एक्ट अमेंडमेंट हुई थी इसमें 1992 में, इसके अकॉर्डिंग सिक इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल सिकनेस इज डिफाइंड इन इंडिया as an industrial company being a company registered for not less than 5 years। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस में इंडस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहले इंडस्ट्री का मीनिंग हुआ इंडस्ट्रियल कंपनी, वो इंडस्ट्रियल कंपनी जिसे रजिस्टर हुए कम से कम 5 साल हो गए, उस इंडस्ट्रियल कंपनी की सिकनेस की यहाँ पे हम बात करते हैं एज पर सिक्का 1985, जिसकी अमेंडमेंट हुई 1992 में। An industrial company which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year। तो इसमें क्या कहा गया है? एक इंडस्ट्रियल कंपनी जिसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस किसी वित्तीय वर्ष के एंड में, यानी किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इसके एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी जो इकट्ठे किए हुए इसके लॉसेस हैं, जो पिछले साल उसको लॉस हुआ, उससे पिछले साल लॉस हुआ, वो सारे लॉस जो हैं वो इकट्ठे हो गए, वो उसके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो उसकी नेट वर्थ से ज़्यादा हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं? उसकी नेट वर्थ को एक्सीड कर रहे हैं। इसके अलावा उसे कैश लॉसेस हो रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में उसे कैश लॉस का लॉस हुआ। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच फाइनेंशियल ईयर, यानी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी उसे कैश लॉस हुआ है। तो डेफिनेशन बाय सिक्का क्या कहता है कि वो कंपनी, वो यूनिट जिसको क्या हो रहा है? कैश लॉस हो रहा है। सेकंड, इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस हो रहा है। कैश लॉस कितना हुआ? कैश लॉस incurred a cash loss for 1 year and likely to continue incurring losses for current year as well as in the following year। वो इंडस्ट्री, वो कंपनी जिसे 1 साल लॉस हुआ और आगे आने वाले सालों में भी उसे लॉस होने की संभावना है, कैश लॉस होने की संभावना है। इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में भी इम्बैलेंस हो गया है, इसका करंट रेशो 1:1 से कम हो चुका है और इसके डेट इक्विटी रेशो का भी इम्बैलेंस हो चुका है, वो भी पॉजिटिव फिगर नहीं रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन थी बाय सिक्का। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सिक स्मॉल स्केल यूनिट। डेफिनेशन ऑफ सिक स्मॉल स्केल यूनिट में क्या आता है? A small scale industry unit is regarded as a sick unit if it has, कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट सिक यूनिट मानी जाएगी यदि ये incurred a cash loss in the previous accounting year, जिसे प्रीवियस अकाउंटिंग यानी पिछले अकाउंटिंग ईयर में कैश लॉस हुआ हो, एंड लाइकली टू कंटिन्यू with losses in the current accounting year and further its cumulative cash loss are equal to 50% or more of its peak net worth during the last 5 years। तो ये क्या कहता है? कोई भी एसएसआई सिक यूनिट मानी जाएगी यदि इसके पिछले अकाउंटिंग ईयर में इसे कैश लॉस हुआ हो और करंट अकाउंटिंग ईयर में भी इसे कैश लॉस होने की संभावना हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो क्यूमुलेटिव कैश लॉस हैं, यानी अब तक इसे जितने भी कैश लॉस हुए हैं उसका टोटल जो है वो किसके इक्वल है? 50% और मोर ऑफ इट्स पीक नेटवर्थ ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। इसके जो पिछले
5 साल थे उसमें जो इसकी मैक्सिमम नेटवर्थ थी उसका 50% और मोर, यानी इसके क्यूमुलेटिव कैश लॉसेस कितने हो चुके हैं, इसकी पीक नेटवर्थ के 50% या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। ये पीक नेटवर्थ हम किसकी लेंगे, पिछले 5 सालों में जो इसकी मैक्सिमम नेटवर्थ थी उसके 50% या ज़्यादा इसके कैश लॉस हो चुके हैं, तो हम कहेंगे कि ये इंडस्ट्री सिक है। इट हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग 4 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये ब्याज की 4 किस्तों का लगातार 4 किस्तों का भुगतान कर पाने में असक्षम रही है, तो हम मानेंगे कि ये 6 स्मॉल स्केल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन बाय आरबीआई। आरबीआई क्या कहता है, द आरबीआई हैज डिफाइंड ए सिक यूनिट इज एज वन, सिक यूनिट क्या है, which has incurred a cash loss for 1 year and is likely to continue incurring losses for the current year as well as in the following year, and the unit has an imbalance in its financial structure such as current ratio is less than 1:1 and there is a worsening trend in debt equity ratio। आरबीआई क्या कहता है कि वो यूनिट सिक यूनिट है जिसको पिछले साल कैश लॉस हुआ, जिसको करंट ईयर में भी कैश लॉस होने की संभावना है और जिसे आने वाले सालों में भी कैश लॉस होने की संभावना है, यानी कैश लॉस हो रहा है इसे। नेक्स्ट, इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस आ गया है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसका जो वित्तीय ढांचा है उसमें भी दिक्कत आ रही है, इसका करंट रेशो 1:1 से कम हो चुका है और इसका डेट इक्विटी रेशो भी वर्सन होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन बाय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से सिक यूनिट क्या है, द एसबीआई हैज डिफाइंड ए सिक यूनिट एज वन which fails to generate an internal surplus continuously and depend for its survival upon frequent infusion of funds। तो सिक यूनिट क्या है, जिसमें इंटरनल सरप्लस नहीं हो रही, यानी लगातार ये प्रॉफिट जनरेट करने में असक्षम रही है, सरप्लस जनरेट करने में असक्षम रह रही है, इसके अलावा इसको अपने सर्वाइवल के लिए बाहर से फंड लेने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वी एन नंदकर्णी। वी एन नंदकर्णी क्या कहते हैं, वी एन नंदकर्णी के अकॉर्डिंग, एक लेमैन के अकॉर्डिंग, एक लेमैन यानी एक आम इंसान के अकॉर्डिंग सिक यूनिट क्या है, यूनिट इज वन विच इज नॉट हेल्दी, वो यूनिट जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो क्या है, सिक यूनिट है। इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग सिक यूनिट क्या है, यूनिट विच स्किप्स डिविडेंड, यानी वो यूनिट जो डिविडेंड दे पाने में असक्षम रहती है वो सिक यूनिट है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग सिक यूनिट, यूनिट विच इज मेकिंग लॉसेस एंड टॉटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ क्लोजर, वो यूनिट जो लगातार जिसमें लॉस हो रहे हैं और जो बंद होने की कगार पे आ चुकी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग वो सिक यूनिट है। बैंकर के अकॉर्डिंग सिक यूनिट क्या है, बैंकर के अकॉर्डिंग सिक यूनिट वो है जिसमें लगातार कैश लॉसेस हो रहे हैं, जिसमें पिछले साल कैश लॉस हुआ है, जिसकी इस साल कैश लॉस होने की संभावना है और आने वाले सालों में भी कैश लॉस होने की संभावना है। तो ये डेफिनेशन थी सिक यूनिट्स की या सिक इंडस्ट्री की। सिग्नल्स एंड सिम्टम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस के सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखो, इंडस्ट्रियल सिकनेस एकदम से नहीं आती, कोई भी इंडस्ट्री एकदम से बीमार नहीं होती, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यदि हमें टाइमली पता लग जाए, हम हमें लगातार चेक रखें, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यदि हमें कोई भी इंडस्ट्री सिक होने से पहले वार्निंग सिग्नल मिलते रहते हैं, यदि उन वार्निंग सिग्नल्स का हम समय पे पहचान कर लें तो हम किसी भी इंडस्ट्री को बीमार होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ डायग्नोज दिए हुए, सम ऑफ इम्पोर्टेंट सिग्नल टू डायग्नोज इंडस्ट्रियल सिकनेसिस एज फॉलोज। कुछ सिग्नल्स हैं जो कि इंडस्ट्री जब बीमार होने लगती है तो उससे हमें सिग्नल मिलने लग जाते हैं, यदि उन सिग्नल्स को हम समय पे डायग्नोज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें रोक सकते हैं। तो वो सिग्नल कौन कौन से हैं, द जनरल डिक्लाइन इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जर्नली
डिक्लाइन आने लग जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, इन दिनों लोग न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि जब से आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आपको अपने जो न्यूज़पेपर हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपने सेल फोन पे मिल जाती है। इसकी वजह से जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उसमें डिक्लाइन आता जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, जनरल डिक्लाइन, पूरी इंडस्ट्री में ही डिक्लाइन आ जाता है। कंटिन्यूस कैश लॉसेस, यदि किसी इंडस्ट्री में लगातार कैश लॉसेस हो रही हैं तो इसका मतलब वो सिकनेस की तरफ बढ़ रही है। हम उन कैश लॉसेस की वजह जानेंगे, रीज़न जानेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश टाइमली कर सकते हैं। कंटिन्यूस फॉल इन सेल्स एंड मार्केट शेयर, यदि किसी इंडस्ट्री की जो सेल है लगातार गिरती जा रही है, बाजार में उसका हिस्सा गिरता जा रहा है, दैट्स मीन वो सिक यूनिट होती जा रही है। कंटिन्यूस शॉर्टेज ऑफ कैश, वो इंडस्ट्री जिसमें लगातार कैश की शॉर्टेज रहती है। कैश की शॉर्टेज यानी वो सही समय पे अपने डेट्स का भुगतान नहीं कर पाती, सही समय पे एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी नहीं दे पाती, या सही समय पे वो रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं कर पाती, तो दैट्स मीन उसको शॉर्टेज हो रही है कैश की। कैश की शॉर्टेज के पीछे उस इंडस्ट्री की सिकनेस वजह हो सकती है। डिक्लाइन इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो अपनी कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज करने में असक्षम रह पाती है बार बार। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसकी वर्किंग कैपिटल गिरती जा रही है। डिटोरेटिंग फाइनेंशियल हेल्थ, उसका जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। वित्तीय स्वास्थ्य कैसे गिरेगा? वित्तीय स्वास्थ्य गिरेगा कि हमें शॉर्टेज हो रही है कैश की, हम अपनी जो डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इंडस्ट्री की गिरती जा रही है, तो हम मानेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, सिक है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉसूट्स, यानी उसके ऊपर कानूनी दावे बढ़ते जा रहे हैं। कानूनी दावे कैसे बढ़ेंगे? यदि इंडस्ट्री सही समय पे अपनी डेट्स का भुगतान नहीं करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं करेगी, अपने सप्लायर्स की पेमेंट नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जो कानूनी दावे हैं वो बढ़ते जाएंगे। फेलियर टू पे स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, वो अपने स्टैट्यूटरी यानी अपनी वैधानिक ड्यू की पेमेंट नहीं कर पाती, वो एम्प्लॉयज़ को उनकी पेमेंट नहीं कर पाती, वो लेनदारों का भुगतान नहीं कर पाती, वो वित्तीय संस्थानों और बैंकों को भुगतान नहीं कर पाती, जो भी उसका भुगतान बनता है वो सही समय पे अपना भुगतान नहीं कर पाती। फॉलिंग मार्केट रेपुटेशन, जाहिर सी बात है कि कंपनी या इंडस्ट्री सही समय पे एम्प्लॉयज़ की पेमेंट नहीं करती, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पेमेंट नहीं करती, तो उसकी मार्केट रेपुटेशन भी गिरती जाएगी। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉपेज इन प्रोडक्शन, अब उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें लगातार ब्रेकडाउन हो रही है। अभी ये कैसे हो रही है? देखो, उसकी प्लांट एंड मशीनरी फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, दैट्स मीन वो पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी के पास, इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे रिप्लेस कर सके। वो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी से ही अपना काम चला रही है, जो बार बार बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी रुक जाता है। फ्रिक्वेंट डिसऑनर ऑफ बिल्स, उसके जो बिल्स हैं लगातार अनंतरित हो रहे हैं, यानी डिसऑनर हो रही हैं क्योंकि वो उसका समय पर भुगतान नहीं कर पाती। फ्रीक्वेंट लेबर डिस्प्यूट, मजदूरों के साथ उसके डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ और अपने वर्कर्स की भी सही समय पर भुगतान नहीं कर पाती। हैवी डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फंड, उसको अपने डे टू डे के खर्चों के लिए भी एक्सटर्नल फंड की, बाहर से पैसा मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके इंटरनल सरप्लस जनरेट होने बंद हो चुके हैं। एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो भी गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं। वो क्यों रिजेक्ट होते जा रहे हैं? क्योंकि उसके प्लांट एंड मशीनरी पुराने हो चुके हैं, वो अपने वर्कर्स को सही समय पे भुगतान नहीं करती, वर्कर्स छोड़ के चले जाते हैं, नए वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कम मजदूरी पे अपॉइंट किए जाते हैं, कम सैलरी पे अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि वो नए हैं इसलिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। इसलिए जो गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रही है, जिन वस्तुओं का वो उत्पादन कर रही है, वो रिजेक्ट होते जाते हैं, बार बार रिजेक्ट होते जाते हैं। इंक्रीज इन कस्टमर कंप्लेंट, क्योंकि जो गुड्स हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है, इसलिए कस्टमर्स की कंप्लेंट भी बढ़ती जाती हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स, उसकी जो स्टॉक है उसमें स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स की तादाद बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ती जा रही हैं।
मोरल डिग्रेडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, वो सही समय पे अपने डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रही, वो सही समय पे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं कर पा रही, कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं, रेपुटेशन कम हो गई है इंडस्ट्री की मार्केट में, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट है उनका मोरल भी डाउन होता जा रहा है। रैपिड लेबर टर्नओवर ऑफ की पर्सोनल्स, उसके जो मुख्य पर्सोनल्स हैं, मुख्य क्या है, कर्मचारी हैं, वो लगातार इंडस्ट्री को छोड़ के जाते जा रहे हैं। शॉर्टेज और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसने रॉ मटेरियल की पेमेंट का सही समय पे भुगतान नहीं किया, इसलिए रॉ मटेरियल उसे समय पे नहीं मिलता, उसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेक्निकल पर्सोनल, लेबर, इन सब की शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि वो समय पे इन सब चीज़ों का भुगतान नहीं कर पा रही। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, इंडस्ट्री के सिक होने के। यदि इन सिम्टम्स को हम समय रहते पहचान लेते हैं तो हम इंडस्ट्री को की हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं, उसे बीमार होने से बचा सकते हैं, उसे बंद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।